हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं वो है भारत के भौतिक प्रदेश। इससे पहले हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ चुके हैं। तो आरपीएससी की बुकों में जो कक्षा 6 से 12 तक की है, उनमें जितना भी मैटर है भारत के भौतिक प्रदेश से रिलेटेड, उसको हमने इन नोट्सों में लिखने की पूरी कोशिश की है। तो अगर आप फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, थर्ड गेट या फिर किसी भी राजस्थान से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनमें क्वेश्चन आरपीएससी की बुकों से आते हैं तो इनसे बाहर जाने की संभावना बहुत ही कम है। और अगर आप इन नोट्सों को लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम पे हमें संपर्क कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो भारत के भौतिक प्रदेश, तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उसमें कौन कौन सा भाग है और उसका कितना कितना परसेंट है। तो देश के संपूर्ण क्षेत्रफल में अगर पर्वतीय भाग की बात की जाए तो वो 10.5% है। पहाड़ियों की बात की जाए तो वो 18.6% है। पठार की बात की जाए तो वो 27.7% है, जो कि सबसे ज़्यादा है। और सेकंड नंबर पे है। और सबसे ज़्यादा बात की जाए तो वो है मैदानी प्रदेश, जो कि 43% है। तो सबसे कम है वो है हमारा पर्वतीय प्रदेश और सबसे ज़्यादा है वो है मैदानी प्रदेश। तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। देखिएगा, बृहत्तर अध्ययन की दृष्टि से भारत को 6 भूभाग प्रदेशों में व्यक्त किया गया है। तो आप इस चीज़ को याद रखें, 6 भूआकृतियों में डिवाइड किया गया है अपने भारत देश को। सबसे पहला है वो है उत्तर पर्वतीय प्रदेश। तो आपको पता होगा जो ऊपर का भाग है भारत का, ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है। उसमें देखिएगा क्या है, इस प्रदेश में स्थित हिमालय पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची व नवीनतम पर्वतमाला है। देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगर आपको प्राचीनतम पूछा जाए तो वो तो है अरावली, ये आपको याद होना चाहिए, वो अरावली पर्वतमाला है। लेकिन नवीनतम की बात की जाए तो जो हमारा हिमालय पर्वत है वो सबसे नवीन पर्वतीय मालाओं के बीच में आता है। भारत को भौगोलिक दृष्टि से हिमालय को भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। महा हिमालय, यह सबसे उत्तरी भाग में है, जिसमें मुख्य हिमालय, जिसको हिमाद्री भी कहते हैं, आंतरिक हिमालय और बर्फीले हिमालय आदि नामों से भी जाना जाता है। मुख्य हिमालय, हिमाद्री, आंतरिक हिमालय, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अन्य नामों के हिसाब से भी। देश की सबसे ऊंची चोटी ही इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है, जो कि आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। गोंडवाना आस्टिन है वो 8,611 मीटर ऊंची है। कंचनजंगा है वो 8,585 मीटर है। मलाकू है वो 8,481 मीटर है। धौलागिरी 8,172 है और कंचनजंगा है वो 8,126 है। अन्नपूर्णा की बात की जाए तो 8,078 मीटर है। नंदा देवी है वो 7,818 मीटर है। इसी प्रकार से सिंधु, सतलज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। ये सभी नदियाँ हैं वो हिमालय से निकलती हैं। गोरा, खासी, जंतिया, पटकोई, नागा, बोम, लुसाई आदि पहाड़ियाँ इसी भाग में स्थित हैं। तो ये उत्तरी हिमालय के बारे में बात हो रही थी। अब लघु हिमालय की बात की जाए, देखिएगा, इस मध्य हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, हिमाचल हिमालय या फिर मध्य हिमालय, ये है वो लघु हिमालय के अन्य नाम हैं। इस श्रेणी के उच्च ढालों पर कोणधारी वन या निम्न ढालों पर घास के क्षेत्र पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग तथा उत्तरांचल में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। इस चीज़ को विशेष याद रखें, मर्ग, बुग्याल और प्यार। कश्मीर में अगर बात करें तो मर्ग कहेंगे, तो उत्तरांचल में बुग्याल या फिर प्यार कहेंगे घास के मैदानों को। ये घास के मैदान पाए कहाँ जाते हैं, ये उत्तरी हिमालय में पाए जाते हैं। तीसरा भाग है वो उप हिमालय, इसे बाह्य हिमालय या फिर शिवालिक श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। तो विशेष रूप से याद रखें, बाह्य हिमालय और शिवालिक ये उप हिमालय के अन्य नाम हैं। इस श्रेणी से नदियाँ संकीर्ण घाटियाँ या फिर गौज बनाती हुई मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। दूसरा हमारा जो भाग आ जाता है वो है विशाल मैदानी भाग। यह विश्व के सबसे अधिक विस्तृत, उपजाऊ, घने आबादी मैदानों में से एक है। समतलता के कारण इसे उच्चावच रहित मैदान भी कहा जाता है।
ठीक है। भौगोलिक दृष्टि से इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है, इसे भी 4 भागों में बांट दिया गया है। अब वो कौन कौन से 4 भाग हैं देखिएगा। पहला है भाबर प्रदेश। शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्र से नदियाँ निकलकर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। इस क्षेत्र में नदियाँ भारी चट्टान चूर्ण गिरपत, जिसको कंकड़ पत्थर कहते हैं, जमा कर देती हैं। इस क्षेत्र में अधिकांश नदियों का प्रवाह भूमिगत है। जो भाबर प्रदेश है उसमें ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो भूमिगत नदियाँ ही बहती हैं। दूसरे भाग की बात की जाए तो वो है तराई प्रदेश। इस प्रदेश का भूमिगत जल प्रवाह फिर धरातल पर प्रकट हो जाता है। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है रीट 2018 में कि इस प्रदेश का जो भूमिगत जल प्रवाह फिर धरातल पर प्रकट हो जाता है। पहले भूमिगत था, फिर वो धरातल पर प्रकट हो जाता है, वो तराई प्रदेश है। अनियमित जल प्रवाह के कारण यहाँ दलदल पाए जाते हैं। इन प्रदेश में सघन वन, लंबी घासें जिसमें कास, हाथी घास आदि पाई जाती हैं। तो ये घासों के नाम है, याद रखें। तीसरे नंबर पे है वो है बागर प्रदेश। ये प्राचीन तलछट से निर्मित उच्च मैदान जहाँ नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, बागर प्रदेश कहलाते हैं। खादर देखिएगा, नई तलछट काप मिट्टी से बने हुए निचले मैदान हैं। ये बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचकर मिट्टी की नई परत जमाता है। ऐसे निचले मैदानी प्रदेश को खादर कहते हैं। याद रखिएगा, जो खादर है वो नई मिट्टी होती है और जो बागर है वो पुरानी मिट्टी होती है। इतनी याद रखना, जो कि नदियों के द्वारा बहा के लाई जाती है। सिर्फ इसी चीज़ को आप याद रखें। अब चलते हैं प्रादेशिक वर्गीकरण की तरफ कि प्रादेशिक वर्गीकरण है वो किस प्रकार दिया गया है। तो देखिएगा, प्रादेशिक वर्गीकरण है वो पंजाब हरियाणा का मैदान। तो देखिएगा, दो नदियों के मध्य मैदानी क्षेत्र का स्थानीय भाग को दोआब कहते हैं। आपको पता हो, मान लीजिए कोई ये 2 नदियाँ हैं, ठीक है, ये 2 नदियाँ हैं, इनके बीच में अगर कोई क्षेत्र है तो वो दोआब कहलाता है। इस चीज़ को आप याद रखें। अब देखिए कौन कौन से दोआब हैं। तो ब्यास व सतलज के बीच है वो बिस्त दोआब है। रावी व ब्यास के बीच की बात की जाए तो वहाँ पे बारी दोआब है। चिनाब और रावी के बीच की बात की जाए तो वहाँ पे रेचना दोआब है। और झेलम और चिनाब के बीच की बात की जाए तो वहाँ पे चाज दोआब है। और सिंधु और झेलम की बात की जाए तो वहाँ पे सिंधु सागर दोआब स्थित है। इन नदियों के बीचों के दोआब दे रखे हैं। इनमें से केवल बिस्त वारी दोआब ही भारत में स्थित है। तो याद रखना इसको विशेष रूप से कि बिस्त वारी दोआब है वो भारत में स्थित है। और आपको ये भी याद रहना चाहिए कि ये किन किन नदियों के मध्य स्थित है। नदियों के दोनों ओर 10 से 20 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र खादर या फिर बागड़ग्रस्त है। ऐसे क्षेत्र को स्थानीय भाषा में बैट कहा जाता है। देखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैट क्या है। शिवालिक पहाड़ियों के साथ लगते मैदान छोटे छोटे नदियों द्वारा अपरदन के कारण कई खड्डे बन जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में चौक कहा जाता है। देखिएगा, जो खड्डे होते हैं ना, खड्डों को स्थानीय भाषा में चौक कहते हैं। तो आप इन चीज़ों को भी विशेष रूप से याद रखें। गंगा का मैदान, अब देखिएगा, बागर प्रदेश अर्थात उच्च मैदानों के कुछ शुष्कीय भागों में छोटे छोटे टीले मिलते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में भूड़ कहा जाता है। जो टीले होते हैं उनको भूड़ कहते हैं। उत्तरी प्रदेश के पूर्वी भाग में इसे गंगा यमुना दोआब, उत्तर मध्य भाग में रुहेलखंड का मैदान और उत्तर पूर्वी भाग को अवध का मैदान कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में गंगा के डेल्टा तक उत्तरी बंगाल का मैदान विस्तृत है। आप इस चीज़ को विशेष याद रखें, कौन कौन से डेल्टा और कहाँ पे स्थित है। इसे गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियाँ भी बहती है यहाँ पे। और यहाँ पर्वतीय क्षेत्र को द्वार कहा जाता है। देखिएगा, यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, द्वार कहा जाता है। अब चलते हैं ब्रह्मपुत्र के मैदान की तरफ। असम में हिमालय व गारो पहाड़ियों के मध्य स्थित है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है, तो हिमालय व गारो पहाड़ियाँ। धुबरी से सदिया तक फैला यह मैदान लगभग 665 किलोमीटर लंबा तथा 100 किलोमीटर तक चौड़ा है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, अब देखिएगा, ज्वारीय जल की डूब में न आने वाली उच्च भूमि पर स्थित बस्तियों को चर कहा जाता है। निम्न भूमि को बिल कहते हैं, जिनमें जूट दान के लिए पर्याप्त बिल जाते हैं। अब चलते हैं थार के मरुस्थल की तरफ, जो कि हमारा तीसरा भाग है भारत के भौतिक प्रदेशों में। तो देखिएगा,
जैसलमेर के निकट आकल में वुड फॉसिल पार्क में करोड़ों वर्षों पूर्व के विशाल वृक्ष के अवशेष मिट्टी में दबे हुए मिले हैं। वोटुस नामक विद्वान ने राजस्थान, जो पश्चिमी राजस्थान है, में बालू की उत्पत्ति के विषय में बताया है कि मिट्टी दक्षिण पश्चिम झंझावातों द्वारा लाई गई है। मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्था, जिसको काजरी कहा जाता है, प्रयास कार्यरत है, जिसकी स्थापना है वो 1559 ईस्वी को की गई थी। 1959 ईस्वी को की गई थी, 1959 ईस्वी को। काजरी के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसको विशेष रूप से याद रखें। हमारा जो चौथा भाग है वो है दक्षिण का पठार। अब दक्षिण की तरफ चलते हैं हम, नीचे की तरफ। तो देखिएगा नीचे की तरफ जो हमारा भारत है उसमें जो निचला क्षेत्र है उसको दक्षिणी का पठार कहते हैं। तो देखिएगा यह प्राचीन पठार है जो अत्यंत कठोर है, पुरानी खेदार चट्टानों से बना है। इस पठार की ढाल पूर्व की ओर है, याद रखना, इस जो पठार है उसकी ढाल है वो पूर्व की तरफ है। नर्मदा व ताप्ती को छोड़कर सभी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। विशेष रूप से याद रखने वाली आपको बात है कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ही हैं जो कि पूर्व की ओर नहीं बहती हैं। याद रखिएगा, जो डेल्टा बनाती हैं वो यही नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती, और ये बंगाल की खाड़ी में भी नहीं गिरती हैं। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर सर्वाधिक खनिज भंडार कहा जाता है, यानी सबसे ज़्यादा खनिज भंडार है वो यही पाए जाते हैं। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नामुंडई, जो कि 2637 मीटर है, स्थित है। ये रीट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखना दक्षिणी जो भारत है उसकी सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नामुंडई है। प्रायद्वीपीय भारत को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है वो है पश्चिमी घाट, इसको संयंत्र भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं, देखिएगा, थाल घाट मुंबई और नासिक के मध्य है, भोर घाट मुंबई और पुणे के बीच में, पाल घाट कोची और कोयम्बटूर के बीच में है। कावेरी नदी का शिव समुद्र प्रपात, ताम्रपर्णी नदी का पापनासम प्रपात, सारावती नदी का जरसप्पा, जिसको श्री महात्मा गांधी प्रपात कहते हैं, मुख्य प्रपात है। प्रपात आप जानते होंगे जहाँ पे झरनों गिरते हैं बहुत ऊंचाई से। अगर पूर्वी घाट की बात की जाए, देखिएगा, तो इस घाट में नीलगिरी जो कि 15 से 16 मीटर है, वह महेंद्रगिरी जो कि 1501 मीटर चोटियाँ स्थित है। ये दोनों है वो पूर्वी घाट में पाई जाती है। अब दक्षिण पठार की तरफ चले अपन। दक्कन के लावा पठार को उपजाऊ मिट्टी कपास की कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ये किस में पाई जाती है? दक्षिण पठार में। अब चलते हैं हमारे पांचवें भाग की तरफ, तो वो है समुद्री तटीय मैदान। तो इस तटीय मैदान के दो भागों में बांटा गया, इसे भी दो भागों में बांट दिया गया। तो पहला है वो है पश्चिमी तटीय मैदान, जो कि भारत का, अगर मान लीजिए ये कोई भारत का हिस्सा है तो इसमें जो पश्चिमी तटीय मैदान है उनकी बात की जा रही है। तो पश्चिमी तट पर वेवनाथ, जिसको केरल कहते हैं, झील एक लैगू झील है। तो याद रखना, जो लैगू झील है, वेवनाथ झील है, वो एक लैगू झील है और जो कि केरल में स्थित है। पश्चिमी घाट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह, देखिए कौन कौन सा बंदरगाह है, तो वो है कांडला जो कि गुजरात में स्थित है, कोची मुंबई, मार्मोगोवा बैंगलोर और नहावुसुवा, ये सभी हैं जो बंदरगाह के नाम दिए गए हैं। दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून कौन कौन से? पुलिकट जो कि तमिलनाडु में है, चिल्का जो कि उड़ीसा में है, कोलेरू जो कि आंध्र प्रदेश में है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से? देखिएगा, पारादीप, पुरी कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरिन, एन्नौर, कानीनाडा, वॉल्टियर और गोपालपुर। अब चलते हैं भारत के तटीय मैदान की तरफ। तो देखिएगा, ये जो तटीय मैदान थे, अगर उसमें भारत की स्थिति के अनुसार समझाया जाए तो ये भारत का हल्का सा नक्शा दिया गया है। ये लूनी नदी है, ये कच्छ का रण है, ये काठियावाड़ा है, ठीक है। अगर इधर की बात चले तो ये अरब सागर आ जाता है पूरा भारत के इस साइड में, जिसमें देखिएगा तटों की बात की जाए तो कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट, ये इस साइड में स्थित हैं और यहाँ पे एक खंबात की खाड़ी है। और अगर इस साइड की बात की जाए तो यहाँ पे कोरोमंडल तट है और उत्तरी सरकार तट, और ये आपको पता होगा नीचे की तरफ बंगाल की खाड़ी है
और यहाँ पे नीचे की तरफ श्रीलंका आ जाता है। यहाँ पे देखिएगा हिंद महासागर है, आपको पता होगा। छठा और लास्ट भूभाग है हमारा, भाग है वो है द्वीप समूह, जो कि भारत के आपको पता होगा 6 भागों में बांटा गया, उसमें छठवां भाग है वो है द्वीप समूह। तो देखिएगा बंगाल की खाड़ी में 247 द्वीपों के समूह को अंडमान एवं निकोबार कहते हैं। इस क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है वो सैडल पीक है, याद रखना सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी है वो सैडल पीक है। अंडमान के भैरव द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। अरब सागर में स्थित 36 द्वीपों के समूह को लक्षद्वीप कहते हैं, याद रखिएगा। लक्षद्वीप में 36 द्वीप स्थित है। सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो यही है, तो आप इसको विशेष रूप से याद रखें। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। बावी बिल 10 अंडे निकाल। तो देखिएगा 8 डिग्री चैनल है वो किस किस के बीच में है, मालदीव और ब्रिकाय के। 9 डिग्री चैनल है वो ब्रिकाय और लक्षद्वीप के स्थित है, और 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है। तो 8 डिग्री यानी 8 बावी, 9 बिल और 10 अंडे निकाल। तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यही मैटर था जो कि भारत के बारे में दे रखा था हमारी राजस्थान की बुकों में। भारत के भौतिक प्रदेश जो हमारी राजस्थान की RBSE की बुकों में दे रखे थे। हो सकता है आपको मैटर कम लगे तो आप अन्य बुकों से भी पढ़ सकते हैं, किसी टीचर की हेल्प भी ले सकते हैं। अगर आप इन नोट्सों को लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर हमें बता सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।